हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद नूरैन अंसारी और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल साइंस का चैप्टर 2 बिहेवियर ऑफ गैसेस। बिहेवियर ऑफ गैसेस काफी इजी चैप्टर है और काफी स्कोरिंग चैप्टर है, तो आप लोग इस चैप्टर को जरूर से पढ़कर जाओ और आप लोग डेफिनेटली इस चैप्टर को पढ़कर ही जाओगे। तो सर सबसे पहले बता दीजिए क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले आएगा बाबू इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग जानेंगे कि मैटर क्या होता है और मैटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उसके बाद हम लोग का अगला जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और पैरामीटर्स ऑफ मैटर, जिसमें हम लोग को प्रेशर के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, टेम्परेचर के बारे में और मास ऑफ गैस या मास ऑफ मैटर के बारे में भी पढ़ना होगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या फिर अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी। इसमें हम लोग को देखना है कि क्या है थ्योरी और क्या है उसके अजम्पशन, जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। उसके बाद इन दोनों टॉपिक्स को, प्रॉपर्टीज को और काइनेटिक थ्योरी को मर्ज करके कुछ गैस लॉस है। क्या क्या है गैस लॉ? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रोस लॉ और गेल-लुसाक लॉ। इन लॉ को समझना है। इसमें बेसिकली देखना है कि अगर हम लोग प्रॉपर्टीज को यानी प्रेशर को इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो तो इसका असर वॉल्यूम पे क्या पड़ता है, या वॉल्यूम को इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो तो इसका असर टेम्परेचर पे क्या पड़ता है। ये चीज को देखेंगे गैस लॉ में। इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लेने के बाद आएगा आइडियल गैस और रियल गैस का कॉन्सेप्ट। देखेंगे वहां पे कि किस तरीके से रियल गैस को आइडियल गैस बनाया जा सकता है, एक आइडियल गैस रियल लाइफ में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन, वो चीज़ को समझेंगे। इसके बाद कुछ छोटे छोटे टॉपिक है जैसे कि एब्सोल्यूट जीरो स्केल या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, मोलर मास, मोलर वॉल्यूम, अवोगाड्रोस नंबर, मास डेंसिटी। इन सब टॉपिक्स को भी हम लोग लास्ट में कवर करेंगे और फिर सबसे एंड में हम लोग करेंगे इस चैप्टर में रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, जो कि हर साल 2 मार्क्स का तो आता है। एक क्वेश्चन तो आता ही है 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स पे, जो कि इन्हीं गैस लॉ से निकल कर आएगा। तो इतना कुछ पढ़ना है, तो सबसे पहले तो डरना नहीं है कि यार इतना कुछ कैसे करके पढ़ेंगे। डेफिनेटली हम लोग पढ़ेंगे और ईजी है, ठीक है। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो और चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन और जानते हैं मैटर के बारे में। ओके, तो सबसे पहले बाबू पूछते हैं यार मैटर क्या चीज होता है। क्लास 6 में, 7 में या 8 में या 9 में कहीं ना कहीं तो नाम तो सुना ही होगा कि मैटर बोल के भी कुछ होता है। बोलो, बोल रहे सर मेरे दोस्त का जो मैटर हो गया उसी के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं है, डेफिनेटली नॉट, हम उसके बारे में तो डेफिनेटली बात नहीं कर रहे। मैटर हम लोग पढ़े थे कि कोई भी चीज जिसके पास मास और जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता हो यानी जगह लेता हो, जिसके पास मास हो और जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई यानी जगह घेरता हो, वैसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर समझ में आ गया क्या चीज बोल रहे हैं? मैटर ऐसा कोई भी चीज, दुनिया का ऐसा कोई भी चीज जिसके पास क्या हो, 2 चीज होना चाहिए। सबसे पहला चीज उसके पास होना चाहिए मास, अगर मास है, और ऑक्यूपाई स्पेस, यानी ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब बोलना चाह रहे हैं वॉल्यूम, जगह लेता हो। जैसे कि हम है तो हमको, मेरे अंदर कुछ ना कुछ मास है। मास का मतलब क्या चीज होता है बाबू? मास का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कोई चीज को बनाने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लगना चाहिए। हम बने इस दुनिया में या संसार में, जो भी चीज बना, उस चीज को बनाने के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल तो लगा ही होगा। एक चेयर को बनाना है तो चेयर को बनाना, लकड़ी का चेयर बनाना है तो कुछ लकड़ी का जरूरत होगा, कुछ लोहे का जरूरत होगा। तो कोई भी चीज को बनाने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लगता है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं अभी फिलहाल? मास बोल रहे हैं। तो मास होना चाहिए उसके अंदर। दूसरा कि जब वो चीज बन जाएगा तो उसको रखने के लिए यह जगह भी तो चाहिए होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि वो उसको कोई जगह ही नहीं चाहिए हो। जैसे हम है तो हमको भी तो कुछ ना कुछ जगह चाहिए, और मेरे अंदर मास भी है। तो क्या हम एक मैटर है? तो यस, हम एक मैटर है। क्या आप एक मैटर हो? तो डेफिनेटली आप एक मैटर हो। यहाँ पे आसपास रूम में जो भी चीज आपको दिख रहा होगा वो हर एक चीज क्या होगा? मैटर होगा। चाहे वो सीलिंग का फैन हो, चाहे वो बेड हो, चाहे वो आपका कबर्ड हो, या जो भी चीज आप आसपास देख पा रहे होगे। और जो चीज नहीं भी देख पा रहे हो, जैसे कि यहाँ पे एयर है, इस एयर को हम लोग देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते। तो क्या ये एक मैटर है? सवाल है कि देख नहीं सकते लेकिन क्या ये मैटर है? तो इसका आंसर है यस, ये भी एक मैटर। देखो, एयर का मास होता है या नहीं होता है?
एयर को बनने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जरूरत है या नहीं? डेफिनेटली है। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो आप ऐसे समझो कि एक फुटबॉल जो होता है, एक खाली फुटबॉल जो पिचका हुआ फुटबॉल हो जिसके अंदर कोई हवा नहीं है, और एक फुटबॉल जिसमें हम हवा भर देंगे, तो दोनों में से किसका वेट ज़्यादा होगा? कौन ज़्यादा भारी होगा? जिसमें हम हवा भर दिए वो फुटबॉल ज़्यादा भारी हो। क्यों ज़्यादा भारी होगा? क्योंकि उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम डाले हैं जो कि एयर है, हवा है, ठीक है, यानी इसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लगा। और उस एयर को रहने के लिए उस फुटबॉल में जितना जगह है वो सारा जगह लगा होगा। उस सारे जगह में क्या है? एयर है, यानी उसके पास वॉल्यूम भी है। तो दो चीज़ जहां आ गया, मास और वॉल्यूम ऑक्यूपाई, तो हम लोग क्या बोलेंगे उस चीज़ को? मैटर। यानी जो एयर है वो भी क्या है? एक मैटर है। तो हर एक चीज़ जो आप आसपास में देख पा रहे हो वो चीज़ क्या है? आपका एक मैटर है। तो मैटर हम लोग को समझ में आ गया। उसके बाद फिर आता है सर मैटर का टाइप क्या क्या होता है वो बता दीजिए। तो डेफिनेटली बाबू आप लोगों को टाइप तो पता ही होगा। सबसे पहला टाइप सॉलिड। अब चिल्ला चिल्ली शुरू हो गया आप लोग का। लिक्विड और गैस। दो और टाइप होता है मैटर का, शायद आप लोग सुने होंगे और नहीं सुने तो अब बता दे रहे हैं। एक होता है प्लाज्मा और पांचवा होता है बोर आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। ओके, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में तो सभी सुना है। दो और टाइप है, क्या क्या? प्लाज्मा और बोर आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। क्या होता है ये दो टाइप, उतना हम लोग को जानना नहीं है और हम डेफिनेटली बताएंगे भी नहीं, क्योंकि ये आपका सिलेबस में नहीं है। आपको सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैस, सिर्फ गैस के बारे में ही अभी पढ़ना है, इतना भी पूरा नहीं पढ़ना, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि यार सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है, लेकिन हम लोग को इसको नाम से या सिर्फ फीलिंग से नहीं जानते, हम लोग को इसको टेक्निकल वे में समझना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ समझेंगे ना, मॉलिक्यूलर लेवल के बेसिस पे। सॉलिड का अगर एक मॉलिक्यूलर सैंपल बनाया जाए, लिक्विड का एक मॉलिक्यूलर सैंपल बनाया जाए और एक गैस का मॉलिक्यूलर सैंपल बनाया जाए, तो आई होप आप लोग को याद होगा कि आपके बुक में कुछ इस तरीके का एक डायग्राम बना हुआ होता था। 7 या 8 में कभी साइंस का बुक पढ़े होगे तो उसमें इस तरीके का डायग्राम आपको डेफिनेटली दिखा होगा, जिसमें मैटर का ये बनाया, ये क्या है? सॉलिड। लिक्विड में क्या होगा? कुछ इस तरीके का, और गैस में तो क्या ही कहना, ठीक है, इस तरीके का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन सब का स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स का किस तरीके है। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा करीब करीब है, यानी मॉलिक्यूल्स अगर मेरा मान लो कि ये उंगली है और उंगली मेरा मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल्स एकदम आ गया है करीब। लिक्विड में क्या हुआ है कि लिक्विड में ये ही मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा दूर हो गया, थोड़ा सा दूर हो गया, और गैस में बहुत ज़्यादा दूर हो गया। तो सॉलिड में बहुत ज़्यादा करीब करीब मॉलिक्यूल्स होता है, लिक्विड में थोड़ा सा करीब, और गैस में तो एक दूसरे से कोई रिलेशन ही नहीं होता। तो ये होता है मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर। अब इसी बेसिस पे कुछ मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी मैटर का कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहला चीज जो कि आप डेफिनेटली आसानी से बता सकते हो, हमको सिर्फ नाम लिखना है और आप बता दोगे। सबसे पहला इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किसको बोलते हैं? तो आप लोग को आइडिया होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब होता है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना स्पेस है। ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, इसी स्पेस को क्या बोला जाता है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो आप इस डायग्राम को देखो और देख कैसे बताओ कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कितना है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कितना है या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कितना है। तो किसमें ज्यादा दिख रहा है ये चीज पता होना चाहिए, किसमें कम है वो चीज पता होना चाहिए, क्योंकि इससे फिर अगला जो टॉपिक होगा वो आपको फिर समझ में आएगा। ये चीज ऐसा नहीं है कि यूजलेस के लिए पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं, और ये चीज अगर अच्छे से समझ में आएगा, फील के साथ पता होगा, तब आप आगे के टॉपिक को आसानी से समझोगे। तो देख के समझ सकते हैं कि यार यहाँ पे एक सॉलिड का मॉलिक्यूल ये है और ये दूसरा है, तो इन दोनों के बीच में तो कुछ स्पेस हमको दिख ही नहीं रहा है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है? बहुत कम है, इतना छोटा सा स्पेस है मॉलिक्यूल्स के बीच में। मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस हम लोग बोल सकते हैं कि ना के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते भी हैं कि जो सॉलिड है, इस तरीके से लिखते हैं कि जो सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, इसमें सॉलिड में नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल का मतलब होता है ना के बराबर, समझो कि नहीं,
सॉलिड में जगह नहीं। लिक्विड में क्या जगह है? तो यस, हम लोग इसको मीडियम बोल देते हैं और इसको हाईली बोल देते हैं। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि यार गैस में तो बहुत ज़्यादा जगह दिख रहा है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा जगह है। लिक्विड में वो जगह थोड़ा थोड़ा है, लिक्विड में उतना ज़्यादा जगह नहीं है, लेकिन ठीक ठाक जगह तो है। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हम लोग को समझ में आ गया कि क्या होता है और किसका मैक्सिमम होता है। सॉलिड का मिनिमम होता है, गैस का मैक्सिमम होता है। सॉलिड में मिनिमम स्पेस, गैस में मैक्सिमम स्पेस। दूसरा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहां पे देखो, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम बोल रहे हैं, ये समझो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस से जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब है, तो क्यों करीब होगा? क्योंकि उन लोगों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को कितना कस के खींच रहा है। हम एक मॉलिक्यूल है तो हम दूसरे मॉलिक्यूल को कितना कस के अपने तरफ खींच रहे, या कोई दूसरा मॉलिक्यूल हमको अपने कितने कस के खींच रहा है, अपने तरफ कितना कस के खींच रहा है, इसको बोला जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। तो सॉलिड में देखो कि दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब है, एक दूसरे के एकदम करीब आ गए। तो जब दो चीज एकदम करीब आ रहा है तो इसका मतलब ये इसको बहुत ज्यादा कस के खींच रहा होगा, ये इसको बहुत ज्यादा कस के खींच रहा होगा, तभी ना दोनों एक दूसरे के करीब आ गया। अगर ये लोग एक दूसरे पे ताकत नहीं लगाता, जैसे इसको देखो, इस बेचारे को, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है, इन दोनों को आपस से कोई मतलब ही नहीं है। ना ये इसको अपने तरफ खींचना चाह रहा है, ना ये इसको अपने तरफ खींचना चाह रहा है, इसलिए ये लोग दूर दूर घूम रहे हैं। लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं है, ये यहाँ दोनों खींच के एकदम करीब आ गया। समझ रहे हो? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल का है वो सॉलिड में मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो हम लोग अगेन यहाँ पे लिखेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यहाँ पे क्या होगा? ये हो जाएगा मैक्सिमम और ये हो जाएगा मिनिमम और ये हो जाएगा मीडियम। ओके, ठीक है, तो हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बारे में समझ गए। उसके बाद हम लोग समझ गए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। तीसरा प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्रेसिबिलिटी। कौन सा सिटी? तो इसका नाम है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी का मतलब समझो कि हम लोग क्या करेंगे ना, कि हम लोग उस मैटर पे फोर्स लगाएंगे, बाहर से प्रेस करेंगे, बाहर से उसको दबाएंगे, और दबाने से होगा क्या कि उसका दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के और करीब आ जाएगा। एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, ये दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहता है। हम लोग क्या किए, बाहर से इसको धक्का दिए और इसको भी धक्का दिए, तो ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गया, और धक्का दिए और करीब आ गया, और धक्का दिए और ज्यादा करीब आ गया। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? कंप्रेसिबिलिटी। यानी हम लोग बाहर से फोर्स लगाएंगे, धक्का देंगे, मॉलिक्यूल को प्रेस करेंगे, मैटर को प्रेस करेंगे, और उस मैटर का जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के करीब आने लगेगा, दूर रहेगा, धीरे 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 जैसे जैसे लगाते जाएंगे फोर्स, वैसे वैसे वो लोग करीब आता जाएगा। इसको क्या बोला जाता है? कंप्रेसिबिलिटी। अब सोच कर देखो कि ये कंप्रेसिबिलिटी किस में ज्यादा कर सकते हैं या किस में कम कर सकते हैं। सबसे पहले सॉलिड की बात करते हैं। सॉलिड में एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल के ऑलरेडी बहुत ज्यादा करीब है, इतना ज्यादा करीब है कि इन दोनों के बीच में जगह ही नहीं है, नेग्लिजिबल स्पेस। क्या है? नेग्लिजिबल। जब स्पेस है ही नहीं तो हम बाहर से अगर प्रेस करेंगे तो क्या ये एक दोनों मॉलिक्यूल और एक दूसरे के करीब जा पाएगा? यार ऑलरेडी बीच में जगह है ही नहीं। हम बोल दिए कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड के बीच में है ही नहीं। और कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कि एक दूसरे मॉलिक्यूल के एक दूसरे के करीब लाना। ये लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा करीब है, इतना करीब कि इन लोग के बीच में स्पेस ही नहीं है, तो और कितना करीब ला सकते हैं? यानी सॉलिड को और करीब लाया ही नहीं जा सकता, यानी सॉलिड को कंप्रेस किया ही नहीं जा सकता। ये हम लोग आइडियली मान कर चलते हैं। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में अगर बात करें तो सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, यानी नेग्लिजिबल। और गैस को क्या कंप्रेस कर सकते हैं? तो यार गैस का मॉलिक्यूल यहां है, दूसरा मॉलिक्यूल यहां है, इन दोनों को क्या करीब लाना है? करीब लाएं और कंप्रेस, हाँ, और कंप्रेस और कंप्रेस और कंप्रेस। यानी गैस को बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है क्योंकि इन लोग के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है। यानी गैस का कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा? काफी हाई होगा।
और इस बेचारे का तो मीडियम ही है, नाम ही है मीडियम, हर चीज़ में मीडियम है या मिनिमम है। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी समझ में आ गया। चौथा टॉपिक है या कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्सपैंडिबिलिटी। क्या क्या ढूंढ के ला रहे हो सर? चौथा है एक्सपैंडिबिलिटी। अब एक्सपैंडिबिलिटी का मतलब क्या होता है? एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से खींचकर अलग कर देना, बाहर की तरफ लेके जाना बाय हीट करके। ठीक है, हीट देंगे और वो दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाने लगेगा। ऐसा हम किस में कर सकते हैं? क्या हम सॉलिड में कर सकते हैं? क्या हम सॉलिड में कर सकते हैं? क्या हम लिक्विड में कर सकते हैं? या हम गैस में कर सकते हैं? तो सॉलिड का मॉलिक्यूल तो बना इस तरीके से है कि वो एक दूसरे से दूर जाना ही नहीं चाहता, या हम लोग यूं बोल सकते हैं कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई है, इतना ज्यादा हाई कि उनका मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग होगा ही नहीं। यानी सॉलिड को एक्सपैंड करना क्या है? बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, यानी बहुत ज्यादा एनर्जी देना होगा। गैस ऑलरेडी बहुत ज्यादा दूर है, तो क्या इन लोगों के बीच में दूरी बढ़ाने में हमको बहुत ज्यादा वक्त लगेगा? ऑफ कोर्स नहीं लगेगा। तुम ऐसे सोच के देखो यार कि दो लोग हैं और दो लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे पे भरोसा करते हैं या उन लोगों में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, तो उन लोगों को अलग करना क्या होगा? बहुत ज्यादा मुश्किल। जब दो लोग एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होते हैं तो उन लोग को अलग करना काफी मुश्किल, बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा, बहुत ज्यादा चुगली करना होगा, बहुत ज्यादा दूसरे का बुराई करना होगा पीठ पीछे, तब जाके शायद वो लोग अलग हो जाए, और बहुत मेहनत का काम है। लेकिन अगर कोई दो आदमी ऑलरेडी लड़ाई कर रहे हैं, उन लोग लड़े हुए हैं और वो लोग एक दूसरे से दूर ही रहना चाहते हैं, और उनको जाके हम बुराई करेंगे तो उनको अलग करना काफी मेरे लिए आसान होगा। ये चीज समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। यानी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का भी वही हिसाब है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब है, यानी इनको अलग कर पाना काफी मुश्किल होगा और काफी एनर्जी देने वाला काम होगा। यानी एक्सपैंड करना सॉलिड को काफी मुश्किल है, लेकिन गैस जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा दूर है, उसको दूर करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं देना होगा, थोड़ा सा एनर्जी देते ही वो क्या होगा? अलग हो जाएगा। तो हम लोग यहां पे भी बोलेंगे कि सॉलिड में क्या होगा? नेग्लिजिबल, लिक्विड का क्या ही कहना, मीडियम, और गैस का वेरी हाई। सिर्फ हाई मत बोलो इसको, वेरी हाई, वेरी हाई। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कंप्रेसिबिलिटी, एक्सपैंडेबिलिटी, ये समझ में आ गया। तो पांचवा टॉपिक लगा लो, डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या होता है? आई होप आप लोग सुने होंगे, कहीं ना कहीं ये वर्ड तो सुना हुआ तो होगा ही। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे के ऊपर से फ्लो करके आगे बढ़ जाना। समझ रहे हो हम क्या चीज बोल रहे हैं? हम बोलना चाह रहे हैं कि जैसे कि यहां पे देखो, मान लो यहां पे बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है। अब अगर इसको आगे जाना है तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा? ये मॉलिक्यूल इसके ऊपर चढ़ेगा, इसके ऊपर चढ़ेगा, इसके ऊपर चढ़ेगा और फिर खुद यहां आ जाएगा। यानी ये मॉलिक्यूल यहां आ जाए। समझ रहे हो बात को? इन सभी के ऊपर से फ्लो करता हुआ आगे आए, ये मॉलिक्यूल आगे आ जाए, फिर ये मॉलिक्यूल आगे आ जाए, फिर ये आगे आ जाए, ये आगे चला जाए, ये फिर आगे चला जाए, ये आगे चला जाए, ये यहां चला है। यानी मॉलिक्यूल्स आगे अगर बढ़ता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन, एक के ऊपर एक। और अगर ये ऐसे करके आगे बढ़ता है तो इसको क्या चीज बोला जाता है? इसको तो हम लोग स्लाइड बोलेंगे ना, कि मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे करके स्लाइड कर रहा है। समझ रहे हो चीज को? हम जैसे कि बोल रहे कि ये मार्कर है, तो मार्कर का यहाँ पे का मॉलिक्यूल उठकर पहले यहाँ आए, फिर दूसरा मॉलिक्यूल आए, फिर तीसरा, और इस तरीके से फ्लो। यानी मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे के ऊपर से फ्लो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। तो अब सोच कर देखो कि क्या ये डिफ्यूजन सॉलिड में पॉसिबल है? सॉलिड में ये मॉलिक्यूल क्या फ्लो करके इन लोग के ऊपर से चढ़ के पार हो सकता है? या इन लोग के बीच में इतना जगह है कि उसके बीच से होकर या उसके ऊपर से होकर जाने को दिया जाएगा दूसरे मॉलिक्यूल को? ऑफ कोर्स नॉट। यानी यहाँ पे सॉलिड में मॉलिक्यूल्स मूव ही नहीं कर सकते, वो तो फंसा हुआ है, ऐसे करके बीच में फंस गया, इधर से मॉलिक्यूल पकड़ के इधर से मॉलिक्यूल, इधर से मॉलिक्यूल, इधर से आगे से, अब वो मूव कैसे करेगा? यानी सॉलिड में मूव कर पाना किसी मॉलिक्यूल के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और वो फ्लो कर ही नहीं सकता। तो सॉलिड में अगर हम लोग डिफ्यूजन का बात करेंगे तो वो क्या होगा? अगेन नेग्लिजिबल। उसके बाद लिक्विड में बात करें तो क्या लिक्विड फ्लो करता है? आप देखो लिक्विड को फ्लो करते हुए, यार रिवर, पानी, बारिश, इतना सारे चीज तो देखें, आए दिन फ्लो करते रहते हैं। कल ही अभी चाय पिए, चाय गिर गया,
तो चाय फ्लो कर जाता है। तो ऐसे जो भी चीज लिक्विड स्टेट में हम लोग को दिखता है वो चीज क्या कर सकता है, आसानी से फ्लो कर सकता है, यानी लिक्विड में डिफ्यूजन होता है। लेकिन लिक्विड के डिफ्यूजन को हम लोग डिफ्यूजन नहीं बोलते हैं, ये चीज याद रखोगे। लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स फ्लो करता है उसको बोला जाता है ऑस्मोसिस। क्या होता है ऑस्मोसिस, इतना हम लोग को अभी जानना नहीं है, सिर्फ याद रखो कि लिक्विड का जो फ्लो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ओके, एक और इंपॉर्टेंट चीज बोलेंगे डिफ्यूजन के लिए कि डिफ्यूजन होगा कब, क्या हम करवाएंगे लिक्विड को, हम ऐसे करके फ्लो करवाएंगे, नहीं। ये होता है ड्यू टू हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। होता क्या है कि एक जगह में बहुत ज्यादा, जैसे कि तुमको एक और एग्जांपल हम दे, यहां देखो कि इस तरीके का देखो बाबू एक सिस्टम है, ठीक है। बीच में ये क्या है, एक कैप हम लगा दिए और इसमें पानी यहां तक है। इसमें पानी यहां तक है। अब सोचो कि हम जैसे इस कैप को हटाएंगे क्या होगा, पानी अपने आप यहां से फ्लो करके यहां पे जाने लगेगा, होगा कि नहीं होगा। कि जैसे हम इस कैप को हटा देंगे तो यहाँ का पानी का धीरे धीरे लेवल कम होने लगेगा और यहाँ का पानी का लेवल धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है और यहाँ पर लोअर है। यहाँ पे एक्चुअली प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये चीज़ होगा, लेकिन हम समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे होता क्या चीज़ है कि किसी जगह पे बहुत ज़्यादा गैस होता है, किसी जगह पे बहुत कम गैस होता है। तो इस वजह से जहाँ पे ज़्यादा गैस है, अगर उन गैस को जहाँ पर कम गैस है वहाँ जाने का मौका मिले तो वो गैस फ्लो कर जाएगा। एक जगह पे बहुत ज़्यादा गैस है, एक जगह पे बहुत कम गैस है, अगर इसको मौका मिला कि ये इधर चला जाए तो ये गैस वहां चला जाएगा, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। और सेम चीज अगर लिक्विड में होता है कि कहीं पे लिक्विड का बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन है, कहीं पे लिक्विड का बहुत ज्यादा लो कंसंट्रेशन, तो हाई कंसंट्रेशन से लिक्विड लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो कर जाएगा। तो आप इसको सीधा सा समझ के रखो, डिफ्यूजन का मतलब होता है फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। किसका फ्लो, गैस का फ्लो। फ्लो ऑफ गैस from higher concentration to lower concentration is known as diffusion। अगर स्टेटमेंट में आता है क्वेश्चन तो प्लीज इसको ट्रू फॉल्स में भी पूछ ले कि क्या डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि फ्लो ऑफ गैस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, क्या बोलोगे, ट्रू। हो सकता है बोल दे कि नहीं, फ्लो ऑफ गैस क्या होता है, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन, तब क्या बोलना है, फॉल्स। तो इस तरीके का ट्रू फॉल्स का एक क्वेश्चन शायद डिफ्यूजन पे आपसे पूछ ले। ओके, दूसरा चीज कि किसका हाई होता है, सॉलिड तो डिफ्यूजन कर ही नहीं सकता है क्योंकि सॉलिड का मॉलिक्यूल्स एक जगह पे फिक्स होता है। लिक्विड का मॉलिक्यूल डिफ्यूजन कर सकता है लेकिन उसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। और गैस का मॉलिक्यूल क्या करता है, यस हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि डिफ्यूजन तो करेगा, हाई और लो डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा कंसंट्रेशन का डिफरेंस है। तो बेसिकली यही 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए एज अ क्लास 10 स्टूडेंट। और भी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बारे में आप लोग को आइडिया होना चाहिए था। ये सब चीज़ अगर पता रहेगा तो हम लोग जो आगे के प्रॉपर्टीज़ है और पैरामीटर, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है या गैस लॉ, उनको जब पढ़ेंगे तो इनमें से हम डेफिनेटली आप लोग को हेल्प करेगा उन चीज़ों को समझने में। तो आप इन सारे चीज़ों को अच्छे से समझ लो और एक अच्छे से नोट बना लो और प्लीज़ पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।